Question 10. A ball is dropped onto a fixed horizontal surface from a height h. The coefficient of restitution is e. The average speed of the ball is. तो बच्चों इस केस में होता क्या है, जब हम बॉल को किसी सरफेस पे ड्रॉप करते हैं तो बॉल रिबाउंड करती है, ठीक है, रिबाउंड करके किसी हाइट तक जाती है। वो ऑब्वियसली वो जो हाइट है फर्स्ट बाउंस के बाद वो हाइट पहले वाली हाइट से कम होगी, फिर वहाँ से नीचे आती है, फिर टप्पा खाती है, फिर हाइट तक जाती है, फिर टप्पा खाती है, फिर हाइट तक जाती है। ये हाइट जो है ये विद टाइम कम होती जाती है, राइट। विद एवरी बाउंस ये हाइट की वैल्यू कम होती है। तो हम ऐसा करते हैं, हम निकालते हैं कि जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम पहले ये निकालते हैं कि बॉल कितने टाइम के लिए मूव करेगी, ठीक है जी। इस तरह का कुछ बॉल का मोशन होगा, कितने टाइम के लिए मूव करेगी और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी उस टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपना आंसर होना चाहिए। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। तो एज़ वी नो कि पहले बाउंस के बाद जो बॉल है वो रिबाउंड करेगी और रिबाउंड करके बॉल h1 हाइट तक जाएगी, राइट। और फिर वहाँ से h1 हाइट से फिर नीचे आएगी। पहले h1 हाइट तक जाएगी ऊपर, फिर वहाँ से नीचे आएगी और h1 की वैल्यू हम वो हाइट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला उससे निकाल सकते हैं, e की पावर 2n इंटू h। तो h1 विल बी e की पावर 2h। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी, फर्स्ट बाउंस के बाद h1 हाइट ऊपर जाएगी और h1 हाइट नीचे आएगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2h1, राइट। तो बॉल को जब आपने ड्रॉप किया तो h डिस्टेंस नीचे आई, फिर उसके बाद 2h1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी फर्स्ट और सेकंड बाउंस के बीच में, फिर उसके बाद सिमिलरली 2h2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 2h3 एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ डालें h1 की और h2 की, ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी और ये इनफाइनाइट जीपी बनेगी, राइट। इसका सम का फॉर्मूला लगा देंगे तो इसमें अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ये इनफाइनाइट जीपी बनेगा। ये इनफाइनाइट जीपी बन गया, इसमें a अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला लगा के अपना टोटल डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से ये आ जाता है, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। बाय द सेम वे अगर हम टोटल टाइम कैलकुलेट करें बच्चों, तो जो पहला बाउंस है वहाँ तक बॉल इतना टाइम ट्रैवल करी होगी जहाँ से आपने रिलीज़ किया टिल फर्स्ट बाउंस। h हाइट बेसिकली नीचे आ रही है बॉल, तो √2h/g होता है अपना टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। फिर उसके बाद बॉल अगर u स्पीड से आगे टकराई थी तो eu स्पीड से रिबाउंड करेगी फर्स्ट बाउंस के बाद, और अगर EU स्पीड से रिबाउंड करी तो उसको जो टाइम लगेगा दोबारा ग्राउंड तक आने में वो हो जाएगा 2 इंटू EU/g। तो जो टाइम हो जाएगा, अगर ये मान लो कोई भी बॉल v स्पीड से आप ऊपर प्रोजेक्ट करते हो तो उसको उसी सेम लेवल तक आने के लिए जो टाइम लगता है वो 2v/g होता है। तो इसमें जो v है हमारा वो v जिस वेलोसिटी से बॉल ने मोशन चालू किया वो EU के बराबर है, राइट, फर्स्ट बाउंस के बाद, क्योंकि पता है हमें वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस इज इक्वल टू e की पावर n टाइम्स u। वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस इज e की पावर n इंटू u। तो इसमें बस हम n की वैल्यू डालते जाएंगे। तो फर्स्ट बाउंस के बाद n की वैल्यू 1, सेकंड के बाद 2 एंड सो ऑन। तो पहला जो है हमारा टाइम ये आएगा। सेकंड टाइम जो आएगा अपना फर्स्ट बाउंस और सेकंड बाउंस के बीच में, तो t टाइम जाने का t टाइम आने का, तो वो तो ओवरऑल टाइम हमें पता है कि 2u/g होता है, और जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू डाल के ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 इंटू v/g। और सेकंड बाउंस के बाद ये आ जाएगा 2 इंटू v/g। v की वैल्यू जो सेकंड बाउंस के बाद है वो आ जाएगी e की पावर 2u, n की वैल्यू 2 डाल के। तो कुछ इस तरह से हमारी टर्म्स बनेंगी टिल इन्फिनिटी, राइट। अब इसमें भी हम अगर ये सेकंड टर्म में ये चीज़ कॉमन ले लें तो इनफाइनाइट जीपी बनेगी। इसमें कॉमन रेशो इस जीपी की e हो जाएगी और फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा के हम इनफाइनाइट जीपी का रिजल्ट लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसा टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास आ गया, टोटल टाइम आ गया, दोनों ही केसेस में इनफाइनाइट जीपी बनी है। तो हमारा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये आ जाता है जी। Question 11. A ball strikes a horizontal floor at an angle 45 degree with the normal to the floor. The coefficient of restitution between the ball and the floor is e. The fraction of kinetic energy lost in collision.
तो बॉल की कितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा ये हमें बताना है। तो हम ऐसा करेंगे, बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्रेडिक्ट करके, फाइनल स्पीड प्रेडिक्ट करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और वहाँ से लॉस लिखेंगे। तो यू स्पीड से बॉल आ रही है और ये 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट होके गिरी। तो हमें एक चीज़ समझनी है बच्चों इसमें। पहली बात तो अगर हम देखें तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, u/√2 पॉजिटिव x में कंपोनेंट, u/√2 नेगेटिव y में कंपोनेंट, राइट। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये होगी बच्चों कि जब ये बॉल स्ट्राइक करती है, जब ये बॉल इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो इस पर कुछ इस तरह का फोर्स लगेगा। तो क्योंकि फोर्स हमारा x डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी y डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा जो y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी इन y विल चेंज, और क्योंकि फोर्स y में नॉन ज़ीरो है और हमारा जो फोर्स x में है वो ज़ीरो है, कोई भी कंपोनेंट फोर्स का x में नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी x में सेम रहेगी। ठीक है, तो कोलिजन होने के बाद y में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और x में वेलोसिटी सेम रहेगी। तो x वाली वेलोसिटी को सेम रखते हुए वी कैन से कि आफ्टर द कोलिजन कुछ इस तरह की कहानी होगी। x वाली वेलोसिटी एज इट इज़, y वाली वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो y वाली वेलोसिटी के लिए हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है कि जो हमारी वेलोसिटी आएगी vn इज़ इक्वल टू e टाइम्स v। ठीक है, ये हमारी y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी e की पावर nv, राइट। तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द फार्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट की जो वेलोसिटी हमारी बनेगी वो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इस तरह से लिख सकते हैं, v इक्वल टू e की पावर 1 इंटू वेलोसिटी इनिशियल इन y डायरेक्शन दैट वाज u/√2। e का वैल्यू अपने को 1/2 दे रखा है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ ये आ जाती है। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हो डायरेक्ट लगा लो, नहीं तो e का फार्मूला भी लगा सकते हो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 अलॉन्ग द लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट। अगर आप e का फार्मूला लगाओगे वहाँ से भी यही रिज़ल्ट आएगा। तो हमारी वेलोसिटी फाइनल x डायरेक्शन में ये हो जाती है और y डायरेक्शन में ये हो जाती है। तो कुछ इस तरह से बनेगी, x डायरेक्शन की तो वेलोसिटी अपनी सेम ही रहेगी, तो ये ऐसे लिखनी चाहिए एक्चुअली मुझे, u/√2 i कैप प्लस u/2√2 j कैप, राइट। तो मुझे तो चाहिए इस वेलोसिटी का मॉड यानी मैग्नीट्यूड, वो ये आ जाएगा। तो हमें चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी हाफ इनटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर जो कि 5u²/8 हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से हम परसेंटेज लॉस पे कमेंट कर सकते हैं, दैट विल बी लॉस अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, तो फ्रैक्शनल लॉस पूछा आई थिंक, तो लॉस अपॉन ओरिजिनल कम्स आउट टू बी 3/8, दैट इज द आंसर। Question 12. Two equal spheres A and B lie on a smooth horizontal circular groove at opposite ends of a diameter. At time t equal to 0, A is projected along the groove and it first impinges on B at time t1 and again at time instant t equal to t2. If E is the coefficient of restitution, find the ratio of t2/t1. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, बॉल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करा और B यहाँ पे है, दोनों का मास सेम है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो पहला टाइम इंस्टेंट जब ए की बी से टक्कर होती है वो t1 बोला गया। तो बच्चों t1 का वैल्यू तो बहुत इजी आ जाएगा, जो डिस्टेंस ए को बी तक जाने में ट्रैवल करना है वो πr है डिवाइडेड बाय स्पीड πr/v। और दूसरा टाइम इंस्टेंट जब ए की बी के साथ टक्कर होती है वो t2 है। तो दूसरा टाइम इंस्टेंट निकालने के लिए हमें कोलिजन को कंसीडर करना होगा। कोलिजन होने के बाद एक्चुअली दोनों बॉल्स चलेंगी और उसके हिसाब से हमें दिमाग लगाना होगा। तो जो कोलिजन है बच्चों, अगर अपन उसको देखें तो कोलिजन से जस्ट पहले ए जो है वो v वेलोसिटी से चल के आ रहा है, b रेस्ट पे है, दोनों का मास सेम है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। लेट्स से कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ v1 v2 पहुंच जाती हैं। तो पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की और दूसरी इक्वेशन e की। अगर मुझे एग्जैक्ट v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं निकालते, हम इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं कि कितनी बनेगी, वहाँ से भी हम डायरेक्टली टाइम के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यहाँ से v2 माइनस v1 की वैल्यू ev आ जाएगी। अब ये जो स्पीड हमने निकाली है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है इनके बीच की। तो हमें पता है कि
कोलिजन होने के बाद तो दोनों ही बॉल्स चलेंगी, तो हम जो टाइम लगेगा नेक्स्ट कोलिजन में, फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा उसको हम लिख सकते हैं 2πr डिवाइडेड बाय v रिलेटिव, राइट। तो किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट पे मैंने सॉल्व कर लिया, एक बॉडी को रेस्ट पे ले आया, दूसरी बॉडी को मूव करवाया, तो दूसरी बॉडी को कोलिजन करने के लिए पहली बॉडी के साथ 2πr डिस्टेंस चलना होगा और v रिलेटिव स्पीड से चलना होगा। तो v रिलेटिव की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ ev। तो ये टाइम इंटरवल होगा फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच में। ध्यान रखें, हमें क्वेश्चन में इंटरवल नहीं पूछा, हमें पूछा टाइम इंस्टेंट कि सेकंड कोलिजन कब होगी। तो ये तो हमारा टाइम इंटरवल आ गया t, टाइम इंटरवल t इज़ 2πr डिवाइडेड बाय ev। अगर हमें टाइम इंस्टेंट बताना है t2, तो वो t1 पहले वाली कोलिजन का टाइम इंस्टेंट प्लस टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन, उसको ऐड करके आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ से t2 बाई t1 की रेशो ये आ जाएगी 2 + e/e। Question 13 is a passage. Block A has mass 3 kg and is sliding on a rough horizontal surface with velocity VA. When it makes a direct collision with block B, which has a mass 2 kg and originally at rest, if coefficient of elasticity is 1 and coefficient of friction is 0.3, then the velocity of A just after collision. तो देखो A की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन और B की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जो अपने पहले दो क्वेश्चन रहेंगे वो तो सीधा ही अपने स्टैंडर्ड तरीके से आ जाएंगे। तो A की वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी A की दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और B ओरिजिनली मुझे रेस्ट पे दे रखा है UB0, मास दोनों का मुझे दे रखा है 3 kg एंड 2 kg। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अगर करेंगे सिस्टम का, तो यहाँ से पहली इक्वेशन ये बन जाएगी अपनी, पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन अगर E की बनाएंगे तो V2 - V1 अपॉन U1 - U2, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके हम V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करके हमारा V1 आता है 0.4 पॉजिटिव में और V2 आता है 2.4। तो इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर द कोलिजन, यानी 1 की वेलोसिटी वो 0.4 हो जाएगी, फिर वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर द कोलिजन वो 2.4 हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 14 में। और ये पैसेज ही है तो मैं कॉन्टीन्यूसली इसको सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन 15 में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स वेयर दे स्टॉप स्लाइडिंग। तो देखो दोनों ब्लॉक्स कुछ कुछ वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किए। जो A वाला ब्लॉक है वो 0.4 वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट किया आफ्टर द कोलिजन, और जो B वाला ब्लॉक है वो 2.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट किया। दोनों पे फ्रिक्शन लग रहा है और दोनों पे एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आएगी। वो एक्सेलरेशन अपन फोर्स अपॉन मास लिख सकते हैं, फोर्स फ्रिक्शन की μmg अपॉन मास, तो ये μg आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, और म्यू का वैल्यू अपने को 0.3 दे रखा है इंटू 10, तो एक्सेलरेशन अपना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन होगा, फ्रिक्शन नेगेटिव या लेफ़्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो मुझे समझ आ रहा है कि दोनों ही बॉडीज़ पे अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ होगी और इनकी वेलोसिटीज़ राइट की तरफ हैं तो ये रिटार्ड करेंगी और एक समय बाद रुकेंगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि A कितना डिस्टेंस चल के रुकेगी, B कितना डिस्टेंस चल के रुकेगी, और उसके बाद दोनों के बीच के पोजीशंस के बीच में जो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो निकाल लेंगे। तो पहले A की बात करते हैं। A की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0.4, फाइनल वेलोसिटी A की हमें पता है 0, रोकना है इसको, और एक्सेलरेशन जो A पे लगेगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय A वी हैव टू कैलकुलेट, वी विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विल गेट SA is equal to 0.03 meters. By the same way डिस्टेंस ट्रेवल बाय B निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन लगा के। उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है 2AS, तो उसमें SB का वैल्यू 0.96 आ जाता है, राइट। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि A जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से जहाँ टक्कर हुई थी वहाँ से 0.03 मीटर आगे बढ़ा है,
और बी जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 0.96 मीटर आगे बढ़ा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये आ जाएगा, जो दोनों को माइनस करके निकालना होगा, तो 0.93 मीटर्स आ जाएगा। Question 16. A ball of mass m is just disturbed from top of a fixed smooth vertical circular tube of radius a in a vertical plane and falls impinging on a ball of mass 2m at the bottom. The coefficient of restitution is 1/2. Find the heights to which they rise after a second impact. दूसरी कोलिजन के बाद ये कितनी हाइट्स राइज करेंगी ये बताना है हमें। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 2m वाला मास यहाँ है और m वाले मास को हमने यहाँ से रिलीज़ करा है और ये आके इसके साथ टकराएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें जो कोलिजन है उसका हाफ दे रखा है। तो पहले तो हमें दूसरी कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ प्रेडिक्ट करनी होगी, उसके बाद हाइट्स आ जाएंगी। तो पहले हम फर्स्ट कोलिजन को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ऑब्जर्विंग द फर्स्ट कोलिजन जस्ट होने वाली जब होगी, तो लेट्स से जब m वाला मास नीचे पहुंचेगा यहाँ पे, तो लेट्स से उसकी स्पीड u है, राइट। u की वैल्यू मुझे पता है कि वो हम √2gh भी लिख सकते हैं। u जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन, जो कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे बॉल आएगा m वाला, तो ये u स्पीड से आएगा और u की वैल्यू √2gh भी लिखी जा सकती है। ओके तो इनकी वैल्यूज़ वगैरह हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसमें लिखते हैं कि u कितना आएगा। तो इसने ऐसा दे रखा है कि इज़ डिस्टर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर ट्यूब इन ए वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ से अगर चलना चालू करेगा तो इनिशियली हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस 0 हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी तो बॉटम पे होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mg इंटू 2a प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियली एंड फाइनली व्हेन इट विल रीच द बॉटम इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो ये कटा के हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 2g इंटू 2a का रूट, राइट। कुछ ये हमारे पास स्पीड आएगी इसकी जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो इसमें पहले हम वेलोसिटीज़ प्रेडिक्ट करते हैं कि पहली कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटीज़ पहुंचेंगी। तो इसमें जैसे दे रखा है कि हमारे पास 1 वाली बॉल की स्पीड इनिशियल u है और 2m वाली बॉल जो है वो इनिशियली रेस्ट पे ही है। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद सिचुएशन क्या होगी, हमारा E इक्वल टू हाफ है, ये भी दे रखा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम पहली इक्वेशन ये बना लेंगे। E की जो इक्वेशन है वो हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा v1 v2 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहली कोलिजन के बाद 1 वाली बॉल तो रेस्ट पे आ जाती है और दूसरी वाली बॉल u/2 स्पीड से चलना चालू करती है, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड कोलिजन। देखो अगर ये u/2 स्पीड से चलना चालू करी तो u/2 स्पीड से ये कितनी हाइट तक जाएगी वो हम अगर प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये u/2 स्पीड से चलना चालू करी 2 वाली बॉल 2m वाली बॉल और 1 वाली बॉल तो रेस्ट पे ही आ गई, तो ये किसी हाइट तक जाएगी और वहाँ से फिर जब ये वापस लौट के आएगी, ये ऑब्वियसली ये वाली हाइट इतनी तो नहीं होगी कि ये सर्कल के टॉप पे पहुँच जाए, वो आप थोड़ा प्रूव भी कर सकते हैं। तो मुझे समझ आ रहा है कि किसी भी हाइट तक जाएगी अगर 2m वाली बॉल, तो वहाँ से वापस लौट के आएगी और जब ये वापस लौट के आएगी तो इट शुड हैव द सेम स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये u/2 स्पीड से चली थी तो वापस ऊपर जाके भी अगर यहाँ आएगी तो u/2 स्पीड ही इसकी होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे पता है कि सेकंड कोलिजन से पहले सिचुएशन क्या है, 1 वाला मास रेस्ट पे और 2m वाला मास u/2 स्पीड से चल के उसकी तरफ आ रहा है। तो आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ क्या बनेगी, वही अपन मोमेंटम कंजर्वेशन और E की इक्वेशन लगाएंगे अगर, तो वी गेट की जो m मास है वो u/2 से लेफ़्ट की तरफ जाएगा और जो 2m मास है वो u/4 से राइट की तरफ जाएगा। ये मैंने 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया उससे निकाला, एक तो मोमेंटम को कंजर्व करके निकाला ये, और एक E का वैल्यू जो हाफ दे रखा है उस इक्वेशन को यूज़ करके हमने v1 v2 निकाला।
राइट। तो हमें ये तो पता लग गया कि अच्छा यहाँ तक वेलोसिटीज़ क्या बनेगी, राइट। अब इसने पूछा फाइंड द हाइट्स टू विच द बॉल्स राइज आफ्टर अ सेकेंड इम्पैक्ट, किस हाइट तक बॉल्स राइज करेंगी। तो लेट्स से कि हमारी जो बॉल है वो ये u/2 वाली जो बॉल है और ये 2m वाली जो बॉल है, इन दोनों की हाइट मैंने लिख दी कि m मास वाले की hm है और 2m मास वाले की h2m है। तो ये हम देख सकते हैं कि लेट से अगर m मास वाली बॉल है उसकी हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट की, और ये यहाँ से कुछ स्पीड u से चालू करी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हैं लेट से दिस हाइट इज़ h। तो 1 और 2 पे अगर टोटल एनर्जी को कंजर्व करें, 2 पे टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh, काइनेटिक हो जाएगी 0, 1 पे टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ mu²। तो यहाँ से अपना h का वैल्यू u²/2g आ जाता है, राइट। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से आता है बेसिकली हाइट। तो मैं डायरेक्टली ये u²/2g वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है, दोनों की हाइट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हाइट इज़ u इनिशियल स्पीड (2g), तो 1 की इनिशियल स्पीड है u/2 का (2g) और 2m वाले की इनिशियल स्पीड है u/4 का (2g). तो सॉल्व करके यहाँ u की वैल्यूज़ पुट करके hm की वैल्यू a/2 आ जाती है और h2m की वैल्यू a/8 आ जाती है। Question 17. Two balls of mass m1 and m2 are moving towards each other with speed u1 and u2. They collide and their speeds get v1 and v2 after the collision. ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें ये दे रखा है कि m1 की वैल्यू दे रखी है, m2 की वैल्यू दे रखी है और u1 और u2 की वैल्यू u2 की वैल्यू हमें दे रखी है, u1 की वैल्यू के बारे में हमसे सवाल पूछे गए हैं, राइट। तो हम सबसे पहले तो कमेंट करते हैं कि जो u1 बनेगा, मतलब वेलोसिटी बनेगा 1 का, वो आफ्टर द कोलिजन क्या बनेगा, राइट। तो इसमें u1 नहीं दे रखा बच्चों, हमें ध्यान रखना। तो u1 की टर्म में हम वेलोसिटीज़ कमेंट करते हैं कि आफ्टर द कोलिजन क्या बनेगी। तो स्टैंडर्ड तरीका है, मोमेंटम को कंजर्व कर लें, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करें। तो दिस विल बी 8u1 - 6 इज़ इक्वल टू 8v1 + 2v2। 4u1 - 3 इज़ इक्वल टू 4v1 + v2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम ई की बनाएंगे और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें सवाल में मैंशनड है, ए वाले पार्ट में, मैं ए वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ई 0.5 यानी हाफ दे रखा है, v2 - v1/u1 - u2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा v1 का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाता है 7u1 - 9/10। अब मुझे फाइनली जो वेलोसिटी है 1 की वो पॉजिटिव चाहिए। ए वाले पार्ट में द स्पीड u1 सो दैट बोथ द बॉल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इफ़ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज़ 0.5। तो मुझे पता है कि भाई जो मुझे वेलोसिटी चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, ठीक है जी, 1 की टक्कर के बाद। तो 1 की टक्कर के बाद अगर वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए तो मुझे समझ आ रहा है जो u1 की कंडीशन है, इट शुड बी ग्रेटर देन 9/7, क्योंकि अगर ये 9/7 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू जो आएगी ये 9 से बड़ी आ जाएगी। ये वैल्यू अगर 9 से बड़ी आएगी -9, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगा, ठीक है जी। तो 9/7 से बड़ी वैल्यूज़ अपनी दो हैं, आर और एस, तो अपना आंसर आ जाएगा आर एंड एस। पार्ट बी, द स्पीड u1 सो दैट मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू m2। द स्पीड u1 सो दैट मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर टू m2, अज्यूम इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे समझ आ रहा है कि उस केस में हम क्या मानेंगे कि भाई मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र के केस में तो ये होना चाहिए कि जो 1 वाली बॉल है वो रेस्ट पे आ जाए, राइट, कि उसने अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी 2 को, तो उसकी फ़ाइनल स्पीड को 0 के बराबर करना है। तो बस आपका जो फाइनल स्पीड का आपने रिज़ल्ट निकाला था, द m1 शुड कम टू रेस्ट, तो उसके हिसाब से आप v1 को 0 पुट कर दो और यहाँ से आप कमेंट करिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ से हमारा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करके और ई की इक्वेशन लगा के इसमें v1 की वैल्यू को 0 पुट करके हमारी ये दो इक्वेशंस बनती हैं और इन दोनों को सॉल्व करके हमारा u1 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। इसमें क्योंकि हमें इलास्टिक कोलिजन अज्यूम करनी है तो हमने ई की वैल्यू को 1 यूज़ करा है और v1 की वैल्यू को 0 पुट किया है। पार्ट सी, coefficient of restitution is m2 stops and after the collision and u1 equal to 0.5।
सी पार्ट में हमें जो 2 वाली बॉल है उसकी स्पीड को ज़ीरो कर दिया है, 2 की जो इनिशियल स्पीड है वो हमें दी हुई है, और हमें पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 की फ़ाइनल वेलोसिटी को निकालते हैं कितनी आएगी, और फिर ई वाले फॉर्मूले में v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 में वैल्यूज़ डाल देंगे। हमने मोमेंटम को कंजर्व किया, वहाँ से हमारा वेलोसिटी 1 का -1/4 आ जाता है। तो E इक्वल टू v2 माइनस वी1 की वैल्यू माइनस v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं सारी हमने पुट की अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, और ये सॉल्व करके 1/14 आ जाता है, जो कि अपना आंसर है। डी पार्ट, इफ़ कोलिजन इज़ इनइलास्टिक एंड u1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन में भी, कि भाई लॉस काइनेटिक एनर्जी का अगर इनइलास्टिक कोलिजन है और u1 की वैल्यू 3 है, तो इनमें से क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है हमें। तो देखो, इनइलास्टिक कोलिजन का वैल्यू ई का 0 से 1 के बीच में होता है, तो इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। तो हम ऐसा करते हैं, हम तो बता सकते हैं, एक रेंज बता सकते हैं या इनइक्वालिटी बता सकते हैं कि भाई जो एनर्जी आएगी या लॉस आएगा एनर्जी सा, वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में होगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम लॉस एनर्जी का आ सकता है वो कितना आ सकता है। ठीक है जी, तो मैक्सिमम लॉस की बात करें तो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी तो हमारा तब होगा जब हमारी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगी और उस केस में दोनों बॉडीज़ की फ़ाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो उस केस में अज्यूमिंग कि दोनों बॉडीज़ की फ़ाइनल वेलोसिटी सेम हो गए, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में हमारी फ़ाइनल वेलोसिटी आ जाती है 1.8 मीटर पर सेकेंड। और कंसीडरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक हमारा जो एनर्जी लॉस है वो अगर अपन निकालें तो हाफ mv² इनिशियली 1 की, हाफ mv² इनिशियली 2 की, लॉस निकालना है माइनस हाफ m इंटू वी² फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करके हमारा 28.8 जूल आंसर आता है। ये मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी है परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में जो होगा। अब मुझे इनइलास्टिक दे रखी है, तो मेरा जो लॉस आएगा एनर्जी का वो मुझे पता है कि इससे तो कम ही आएगा, 28.8 से ज़्यादा नहीं आ सकता, उससे कम आएगा। अब उससे कम कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई। तो हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि एनी ऑप्शन विच इज़ 20 लेस देन 28.8 विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ई। वो सारे केसेस पॉसिबल हैं, तो सारे ही ऑप्शन अपने 28.8 से कम है इस केस में, सो सारे ही ऑप्शन पी क्यू आर एस इसमें पॉसिबल हैं। Question 18, two balls 2 kg and 4 kg are moving 4 meter per second and 2 meter per second respectively on a frictionless surface. After colliding, the 2 kg ball returns back with a velocity of 2 meter per second. Find velocity of 4 kg after the collision. ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी 4 kg की 1 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमारा फॉर्मूले से आ जाएगा v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। इसमें वैल्यूज़ डालने के बाद ये हाफ आ जाता है। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो बच्चों इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है जब तक बॉडी डिफॉर्म हो रही है तब तक बॉडी के मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, राइट। तो हम ये इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन किसी भी बॉडी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कोई एक बॉडी चुन लेता हूँ 1 वाली बॉडी, राइट। तो मुझे पता है कि डिफॉर्मेशन कब तक होगी, जो इनिशियल सिचुएशन है वहाँ से लेके जब तक बॉडीज़ कॉमन वेलोसिटी नहीं अटेन करती तब तक जो इंटरवल होगा उसमें डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस इंस्टेंट के बाद जब कॉमन वेलोसिटीज अटेन हो गई उसके बाद तो बॉडीज़ रिफॉर्म करती हैं, तो डिफॉर्मेशन वाला इंटरवल ये होगा। तो इसमें मोमेंटम में चेंज कितना आया, वैसे तो मैं किसी भी बॉल के मोमेंटम में चेंज लिख सकता हूँ। लेट्स से कि हम 1 के मोमेंटम में चेंज लिखते हैं, तो 1 के मोमेंटम में जो चेंज आया दैट कैन बी रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जो कॉमन वेलोसिटी है वो हमें पहले निकालनी भी पड़ेगी बच्चों की, ये कितनी आएगी कॉमन वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से हम निकाल लेते हैं। हम इन दोनों सिचुएशंस में मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इज़ 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2v प्लस 4v। तो v कम्स आउट टू बी 0। हमारी जो वो कॉमन वेलोसिटी बनती है वो 0 बनती है, राइट। तो 1 के मोमेंटम में चेंज कितना आया, फाइनल मोमेंटम 1 का 0 ही हो गया और इनिशियल मोमेंटम 1 का 2 इंटू 4 हो गया। यहाँ वैल्यूज़ डालने के बाद ये -8ns आ जाता है। ठीक है जी, n यहाँ पे न्यूटन है और s यहाँ पे सेकंड है, तो वो चेंज इन मोमेंटम का यूनिट हो गया। फिर हमसे पूछा है
इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, मैं पहले ये रिफॉर्मेशन वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, ई वाला डायरेक्टली, उसके बाद हम डी वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम किसी भी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं, लेट्स से हमने 1 के लिए निकालना है। तो रिफॉर्मेशन वाला इम्पल्स क्या होगा, देखो रिफॉर्मेशन वाला इंस्टेंट कौन सा होगा, रिफॉर्मेशन वाला इंस्टेंट होगा जब बॉडीज़ इनिशियली एक कॉमन स्पीड अटेन कर चुकी हैं, उसके बाद बॉडीज़ रिफॉर्म करेंगी और फाइनल वेलोसिटीज़ v1 v2 के साथ मूव करेंगी, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल है इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन वाला इंटरवल। तो इस रिफॉर्मेशन वाले इंटरवल में मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन फॉर m1 इज़ फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, राइट। फाइनल मोमेंटम इज़ mv1, तो वेलोसिटी और मास के अकॉर्डिंग 2 इंटू -2, एंड इनिशियल मोमेंटम ये वाला कॉमन स्पीड वाला, तो इसमें तो हमने v की वैल्यू 0 ही निकाली थी, तो ये हमारा माइनस वैल्यू 0 पुट करके -4ns आ जाता है। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन मैं 2 वाली बॉडी के लिए भी निकाल सकता था, दोनों के लिए सेम ही आएगा। फिर हमसे डी वाले पार्ट में पूछा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिफॉर्मेशन। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन तब स्टोर होती है जब बॉडीज़ के पास कॉमन वेलोसिटी अटेंड होती है, एक सेम वेलोसिटी कॉमन अटेंड होती है। उस इंस्टेंट पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होगी, और जो डिफॉर्मेशन है वो उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम होता है सिस्टम के अंदर, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होती है, राइट। तो हमें पता है कि जी maximum energy stored when v1 is equal to v2 equal to v, they are having a common speed and that is equal to 0। तो ये एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये निकालने के लिए हम डायरेक्ट अपना सिंपल फंडा लगा सकते हैं। हमें 1 और 2 की इनिशियल वेलोसिटीज़ पता है u1 u2, और हमें ये फाइनल जहाँ पे डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है उसकी फ़ाइनल वेलोसिटीज़ भी पता लग गई हैं कि 1 की भी फ़ाइनल 0 हो गई है और 2 की भी फ़ाइनल 0 हो गई है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है सिस्टम की, वो देख लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा होगा सिस्टम की, वही एनर्जी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में जारी होगी। तो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी लिखी, दैट इज़ 1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ 24 जूल। हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी, वो तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि दोनों बॉल्स की फाइनल स्पीड 0 है। लॉस काइनेटिक एनर्जी में 24 जूल का आया और वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी में गया है। दैट इज़ आंसर इन दिस केस।